आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर सेशन में। तो जैसे कि हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में चर्चा कर रहे थे और पिछले वीडियो जो पार्ट 1 मेरा वीडियो था उस पे मैंने जो शिक्षा है हर वर्ग तक पहुंच सके, जो 1986 में जो सुझाव दिए गए थे ताकि शिक्षा का आलोक हर वर्ग तक पहुंच सके, तो उसके बारे में मैंने चर्चा किया था। जैसे कि आश्रम विद्यालय, जो आदिवासी क्षेत्र में आश्रम विद्यालय खोले जाए, ग्रामीण क्षेत्र में नवोदय विद्यालय खोले जाए, फिर मुक्त शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा की मैंने बात की थी। तो इस तरीके से तमाम जो भी समाज में हर तरीके से शिक्षा पहुंच सके, हर वर्ग तक पहुंच सके, इसके बारे में इस शिक्षा नीति में कहा गया था। तो आगे फिर मैंने कहा था कि जो शिक्षा का जो ढांचा है, जो ढांचागत सुधार, वो कैसे होगा, उसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ चर्चा करूँगी। तो इसमें जो भिन्न भिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन कैसे हो, इसके लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। जैसे कि पहला जो है व्यावसायिक शिक्षा, जो वोकेशनल एजुकेशन के बारे में सुझाव दिया गया था, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें ये कहा गया था कि एक जॉइंट काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन, एक MHRD जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसके अंडर में, मैं फिर से बताती हूँ, जॉइंट काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन मतलब स्थापित किया जाएगा। यह जो बॉडी रहेगी JCVE, यह एपेक्स बॉडी का काम करेगी। यह सबसे ऊंचे बॉडी का काम करेगी जो सभी वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कोऑर्डिनेट करेगी एक साथ में। तो मतलब इस तरीके का एक ऐसा स्ट्रक्चर स्थापित करना चाहिए जो सभी को कोऑर्डिनेट करे, सबको मार्गदर्शन प्रोवाइड करे। तो इसके लिए कहा गया था MHRD के अंडर में एक ऐसा जो है एपेक्स बॉडी स्थापित किया जाएगा। उसके बाद में NCERT के अधीन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन खोला जाएगा, जो व्यावसायिक शिक्षा में शोध, मूल्यांकन या करिकुलम डेवलपमेंट पे काम करेगा। उसके साथ साथ बोला गया था कि जो स्टेट लेवल पे, ये तो हुए नेशनल लेवल की बात, तो स्टेट लेवल पे स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन SCVE, मैं फिर से बताती हूँ, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन या स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन जैसे संस्थान खोले जाएंगे, जिससे कि स्टेट लेवल पे जो वोकेशनल एजुकेशन या जो व्यावसायिक शिक्षा का कोऑर्डिनेशन बने। साथ ही इसमें ये कहा गया था कि जो पॉलीटेक्निक है, जो ITI है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाए ताकि ज़्यादा व्यावसायिक शिक्षा मिल सके और माध्यमिक स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा मतलब कि स्टार्ट हो सके, इसका भी बात बताया गया था। इसमें कहा गया था जो 8+ जो क्लास 8 पास स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा स्टार्ट किया जाए एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे स्टार्ट किया जाए। और क्लास 10 के बाद मतलब कि कम से कम 100 से ज़्यादा व्यावसायिक शिक्षा के संस्थान खोले जाए 10वीं पास स्टूडेंट्स के लिए। और 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए तो आप जानते ही हैं कि पॉलीटेक्निक वगैरह जो संस्थान है वह डिप्लोमा, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के कोर्सेज देती है और भी मतलब तमाम तरीके के इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बहुत सारे इवन फैशन डिज़ाइनिंग, इन सब चीज़ों का जो है वहाँ पे कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो वोकेशनल एजुकेशन है उस पर ध्यान देने की बात कही गई थी। फिर इसमें आगे कहा गया था कि जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो तकनीकी शिक्षा है, उसके क्षेत्र में भी जो है मूलभूत परिवर्तन होने चाहिए। AICTE आप लोगों ने सुना होगा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए। वह मार्गदर्शन की भूमिका में थी। 1986 के पहले जो था वह एक्ट में नहीं आया था, उसका जो था वो मतलब एक तरीके से उसका वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होता। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होता है जब वो एक्ट बन जाता है।
ठीक है, जब पार्लियामेंट से मतलब कि बिल पास होता है और वो एक्ट बन जाता है तो वो स्टैट्यूटरी स्टेटस हो जाता है उसका। तो जो उसका मतलब कि उसका स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं था, तो इसके लिए कहा गया था कि जो AICTE को और ज़्यादा सशक्त किया जाए और ज़्यादा ताकतवर किया जाए, ताकि जो टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट है जैसे कि IITs हुए और भी जो भी टेक्नोलॉजी मतलब कि जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हुए, उनको प्रॉपर गाइडलाइंस मिल सके, उनको प्रॉपर मार्गदर्शन मिल सके, उनका जो रेगुलेशन है वो सही से हो सके। हाँ, मतलब कि एक जो भी स्टैंडर्ड सेट कर सके, मतलब कि जो भी स्टैंडर्ड सेट करे और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से वो चल रहे हैं कि नहीं इंस्टीट्यूशन, वो देखें। प्लस एक्रेडिशन का मतलब होता है एक तरीके की मार्किंग होती है कि जैसे कि हाँ इस स्टैंडर्ड तक जो है वो इंस्टीट्यूशन खरा उतर रहा है तो A ग्रेड दे दिया गया, फिर उसमें कुछ कमी आई तो B ग्रेड दिया गया, तो इस तरीके से एक्रेडिशन हो सके। तो ऐसे जो चीज़ें हैं वो AICTE मतलब कि उसको पावर दिया गया एक्रेडिशन का, रेगुलेशन का, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट का, इन सब का उसको एक तरीके से पावर दिया गया AICTE को, ताकि इसमें मतलब कि जैसे 86 के बाद ही 1986 में ही इसका मतलब सुझाव दिया गया था कि AICTE को ज़्यादा सुदृढ़ किया जाए, और 87 में ही वह एक्ट बन गया, AICTE एक्ट बना। तो इसी के साथ साथ इसमें ये भी कहा गया था जो मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाए। 86 तक मात्र 4 IIM थे, तो उसमें कहा गया था कि इससे तो नहीं काम चलेगा, और भी ज़्यादा मैनेजमेंट के संस्थान खोले जाने चाहिए। तो उसको मैनेजमेंट को भी बढ़ावा देने की इसमें बात की गई थी। फिर उसके साथ साथ ये कहा गया था कि जो रिसर्च है, जैसे रिसर्च है, शोध है, उसमें टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होने चाहिए। जो टैलेंट को खोजने के लिए जो मतलब कि एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शोध में विद्यार्थी आ सके और विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दिया जाए, विद्यार्थियों के लिए जो रिसोर्सेस हैं वो अवेलेबल कराया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में मतलब कि लैबोरेटरीज़ वगैरह खोले जाए, ताकि जो रिसर्च है वो बिना बाधित हुए और जो विद्यार्थी हैं उनको कोई मतलब बिना समस्या के वह रिसर्च कर सके, तो इसका प्रोविज़न हो, इसमें नीति में कहा गया था। उसके साथ साथ ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही गई थी, रूरल यूनिवर्सिटीज़ स्थापित करने की बात कही गई थी। साथ में इसमें जो ये कहा गया था कि महिलाओं के लिए पॉलिटेक्निक बहुत कम था, महिलाओं के लिए पॉलिटेक्निक खोले जाए और उनके साथ साथ हॉस्टल सुविधा तथा उनको जो है स्कॉलरशिप दिया जाए। तो इस तरीके की महिलाओं के लिए भी बात कही गई थी, और कंप्यूटर शिक्षा के बारे में बहुत ही ज़्यादा बल दिया गया था। राजीव गांधी जी ने काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर शिक्षा पे बल दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे IIT हुआ, IIM हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हुआ, पॉलिटेक्निक्स हुआ, या फिर जो भी व्यावसायिक जो संस्थान है जो वोकेशनल एजुकेशन करा रहे हैं, वहाँ पे कंप्यूटर्स का प्रोविज़न कराया जाए, और इवन स्कूल्स में भी कंप्यूटर एजुकेशन लाया जाए। तो इसमें मतलब कि कंप्यूटर एजुकेशन जो था वो एक तरीके से 86 के बाद आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर के तरफ जो है लोगों का रुझान हुआ। फिर इसमें ये कहा गया था कि बाकी पुस्तकालय के बारे में कहा गया था कि जो पुस्तकें हैं उनकी गुणवत्ता बढ़ाया जाए, चाहे वो किसी भी लेवल के, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, चाहे वो उच्च शिक्षा के हैं। तो पुस्तकों के बारे में कहा गया था गुणवत्ता जो है उस पर बढ़ाने की बात कही गई थी। और एक तरीके से उच्च शिक्षा में ये कहा गया था कि जैसे या फिर क्लास 9 से ही कहा गया था कि जो किताबें हैं या जो फॉरेन राइटर्स हैं, जो विदेशी जो लेखक हैं, उनकी जो किताबें हैं वह अनुवाद करके प्रकाशित किया जाए ना, ताकि जो सरल भाषा में उनका अनुवाद किया जाए। तो इस तरीके से हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। तो ये अनुवाद करने की बात इसमें कही गई थी। साथ में जो परीक्षा है उसमें कहा गया था कि ग्रेड सिस्टम लागू हो। उसी टाइम कहा गया था
ये तो बहुत बाद में ग्रेड सिस्टम लागू हुआ, बट उसी टाइम कहा गया था कि मूल्यांकन अंकों के जगह ग्रेड प्रणाली में हो। साथ साथ परीक्षाओं के आयोजन में सुधार की बात की गई थी, क्योंकि चीटिंग की या तो एक तरीके से मतलब आप देखते ही होंगे कि जो समस्या है, नकल की समस्या है, वो बहुत दिन तक चली। अभी तो सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब लगा है, काफ़ी स्थिति में सुधार हुआ है, पर उस समय जो नकल था वो बहुत ज़्यादा था। उस समय क्या, अभी तक भी, रिसेंटली भी बहुत ज़्यादा था, पर अभी काफ़ी हद तक गवर्नमेंट कम की है, क्योंकि सीसीटीवी के वजह से और भी स्ट्रिक्ट मेजरमेंट के वजह से जो एग्ज़ामिनेशन को इम्प्लीमेंट करने का जो भी काम था वो काफ़ी अच्छे से अभी हो रहा है। तो इसमें भी ये कहा गया था कि परीक्षाओं के आयोजन में सुधार करना, उसमें एक सुझाव दिया गया था। टीचर एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट, जिससे आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। टीचर एजुकेशन में डाइट के स्थापना की बात की गई थी। तो डाइट जो है वह एक तरीके से एक रिसोर्स बॉडी का काम करती है। जैसे जो काम नेशनल लेवल पे एनसीईआरटी करती है, वही स्टेट लेवल पे एससीईआरटी करती है, और एससीईआरटी की एक इकाई होती है डाइट, जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक तरीके से सर्वोच्च शिक्षण का संस्थान है, जहाँ पे प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर्स का ट्रेनिंग होता है। प्री सर्विस मतलब कि सर्विस के पहले, जैसे कि डीएलएड के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, सर्विस के पहले उनकी ट्रेनिंग चल रही है। और इन सर्विस मतलब जब टीचर्स बन जाते हैं तब उनके अपग्रेडेशन के लिए जो ट्रेनिंग की जाती है वो भी डाइट में होती है। उसके साथ साथ जो है प्रौढ़ शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा की भी इसमें बात कही गई थी। और डाइट जो है वह उसमें टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट या फिर रिसोर्स का डेवलपमेंट, हाँ, किस तरीके से मतलब, और या तो करिकुलम का डेवलपमेंट, हाँ, तो ये सारी चीज़ें डाइट के जो है कार्य क्षेत्र में आते हैं, जो एक तरीके से वो रिसोर्स और एक तरीके से वो हेल्प करता है, वो मार्गदर्शन करता है, वो एक लीडर की तरह काम करता है। जो टीचर एजुकेशन जो संस्थान है वह एक एजुकेशनल लीडर की तरह काम करता है, जो गाइडलाइंस देता है वो किस तरीके से सुधार हो सके, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में कैसे सुधार हो सके, उसके लिए डाइट हमेशा काम करता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट की स्थापना करना भी इसी पॉलिसी में कहा गया था। उसके साथ साथ कहा गया था कि कंटिन्यू ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो शिक्षा को सतत शिक्षा के रूप में चलाया जाए, मतलब कि कंटिन्यूसली जो शिक्षकों की ट्रेनिंग की जानी चाहिए। जैसे कि आज मुझे लगता है कि हम लोग जो कंप्यूटर्स में, अगर आज जैसे कि अभी महामारी चल रहा है, कोविड-19 का जो महामारी चल रहा है, और टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी को जानना बहुत ज़रूरी है। आज अगर हमें ई कंटेंट बनाना हो, मतलब कि कोई भी हम लोग को पढ़ाई लिखाई के से कोई ऐसा मटेरियल हम लोग को तैयार करना हो, कोई कंटेंट डेवलप करना हो, तो अगर मैं उसमें एनिमेशन करना चाहूँ, उसमें मैं ग्राफिक्स डालना चाहूँ, मैं कुछ भी इनोवेटिव करना चाहूँ, तो मुझे उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, मुझे उसके लिए सीखना पड़ेगा। और आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जानते हैं। इवन स्टूडेंट से हम लोग को सीखना पड़ता है कि इसको कैसे किया जाए। काफ़ी सारे ऐप्स वगैरह हम लोग को जानना पड़ता है कि हाँ, इस ऐप के माध्यम से मैं ऐसे करके जो वीडियो बना रहे हैं तो उसको ऐसे एडिट करेंगे, जो भी करना है तो कैसे हम ऐड करेंगे या कुछ भी है। तो ये सब चीज़ें जो है अभी हम लोग को सीखनी, तो ये क्या है, ये समय के अनुसार हमारा अपग्रेडेशन होता है, क्योंकि अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी का टाइम है, और इसमें मतलब कि हर चीज़ अब ऑनलाइन ही एजुकेशन हो सकता है कि आगे सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, सब कुछ ऑनलाइन हो ही रहा है, और ऑनलाइन एजुकेशन ही फ्यूचर का एजुकेशन है। तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी से हमें परिचय करना होगा कि कैसे हम लोग उस चीज़ में अच्छा से अच्छा कर सकें। तो मैं वही कह रही हूँ कि जो अपने एक तरीके से डेवलपमेंट के लिए लगातार ट्रेनिंग कराना ज़रूरी है। तो इसमें जो है कंटिन्यूसली, इसमें कहा है कि सतत रूप से जो है जो प्रशिक्षण है वह शिक्षकों का कराया जाए।
साथ में ये कहा गया था कि जो बेकार के जो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है उनको समाप्त किया जाए। तो जो भी कई सारा बिना किसी सर्टिफिकेट के, किसी मतलब मान्यता के बहुत सारे शिक्षण संस्थान जो है खोले जाते हैं और उन सब को बंद कराया जाए। और उसके लिए जो था NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो स्टैंडर्ड बनाता है, एक तरीके से NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, जिसको कहते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, वो आज के टाइम में टीचर्स के लिए स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, उसका जो करिकुलम है वो डेवलप करते हैं, जो क्वालिफ़िकेशन है टीचर्स का क्या होना चाहिए उसका मतलब कि वो डिसाइड करते हैं। जो आपकी टेट की परीक्षा होती है वो भी NCTE के गाइडलाइन से होती है, वह सर्टिफाई करते हैं। वह जैसे कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितने टीचर्स होने चाहिए एक टीचर एजुकेशन के संस्थान में, हाँ क्या क्या, मतलब कि जो भी स्टैंडर्ड्स तय करना है वो NCTE करता है। बट 1973 में भी यह बॉडी थी, जो बॉडी वहीं से थी, बट उसका जो सुझाव एक तरीके से वह सेंट्रल और स्टेट को, केंद्र और राज्य को वह सलाह देती थी। बस एक तरीके से वह सलाह देने के लिए ही वह था NCTE। बट उसके बाद जब 1986 की पॉलिसी में कहा गया कि ये जो NCTE जो पहले से ही स्थापित है, जो सिर्फ सलाह का काम करती है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, पावर दिया जाए, उसे भी एक्ट के रूप में स्थापित किया जाए, मतलब कि उसका भी एक लीगल एक्ट उसका बनाया जाए, मतलब उसको और ज़्यादा सुदृढ़ किया जाए, ताकि जो टीचर एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम है वो एक तरीके से उसको एक एपेक्स बॉडी, मैंने फिर कहा था ना AICT जैसे एपेक्स बॉडी है, वैसे ही टेक्निकल एजुकेशन में, वैसे NCTE को जो टीचर एजुकेशन क्षेत्र में एपेक्स बॉडी के तहत स्थापित किया जाए, सिर्फ सलाहकार के तहत नहीं। वह स्टैंडर्ड्स बनाए, गाइडलाइंस दे, क्वालिफ़िकेशन तय करे, तो एक्रेडिशन दे, मतलब जैसे मैंने कहा था ना कि सर्टिफाई करना, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सर्टिफाई करना, वो सर्टिफाई करे। तो इस तरीके के भी कई सारे पावर्स उसको मिले। तो इसमें ये कहा गया था कि उसको जो वैधानिक जो दर्जा है NCTE को भी वो 1993 में मिला, और तब से वो ये संस्थान 1993 में वह एक्ट बना, और तब से यह संस्थान बहुत ही अच्छे से अपना काफ़ी कुशलता से वह काम कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। फिर उसके साथ साथ जो UGC है उसको भी मतलब कि सुदृढ़ करने की बात कही गई थी। जो न्यूपा है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो न्यूपा का नाम सुना होगा आपने, वह 2006 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला। न्यूपा को भी सुदृढ़ करने की बात की गई थी, उसको ताकतवर बनाने की बात की गई थी। तो उसको भी, मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब ये हुआ जो यूनिवर्सिटी किसी एक स्पेसिफिक एरिया में वो जो काम करता है उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो जैसे BHU हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, वो कोई ऐसा स्पेसिफिक एरिया में काम नहीं कर रहा है। न्यूपा जो है वह एजुकेशन के प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, एक स्पेसिफिक एरिया में वो रिसर्च करता है, वो उस पर काम करता है, वो वर्कशॉप लेता है, वो सर्टिफाई करता है, सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाता है। तो वो एक ही एरिया में वो काम कर रहा है। तो इसके लिए मतलब उसको 2006 में डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात की मतलब कि का दर्जा उसे मिला। उसका भी 1986 में ही इस कहा गया था कि UGC और न्यूपा को पावरफुल बॉडी बनाया जाए, उसको भी सुदृढ़ किया जाए। साथ ही में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो था यह शैक्षिक और भौतिक संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। तो जो संसाधन थे उस समय, जो क्लासेस में रिसोर्सेज की बहुत कमी थी,
कैसा कितना बड़ा जो है क्लासरूम होना चाहिए, कितना मतलब कि बेंच डेस्क कैसा किस तरीके का जैसे कि पोस्टर्स और भी जो भी TLM वगैरह कैसे लगाने चाहिए क्लासरूम में, इन सब चीज़ों के बारे में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कहा गया था कि कैसे जो क्लास है उसमें किस तरीके के रिसोर्सेस होने चाहिए ताकि जो क्लास है उसका एक मतलब ऐसा माहौल बने जो रुचिकर हो और स्टूडेंट्स को कोई कठिनाई ना हो। हाँ, जैसे कि कैसे टॉयलेट्स बनेंगे, कैसे कहाँ पेयजल होगा, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो ये जो मतलब रिसोर्सेज की बात कही गई थी, और क्लासरूम में भी किस तरीके से हम लोग पैम्पलेट्स लगाएंगे, किस तरीके से पोस्टर्स लगाएंगे, कैसे मतलब कि पुस्तक मतलब कि किताबों का कोई सेक्शन होगा, मतलब कैसे हम लोग रिसोर्सफुल बना सकें अपने क्लासरूम को या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करना है, इन सब चीज़ों की ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में बात कही गई थी। तो इसका भी 1986 में ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सजेशन दिया गया था। साथ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कही गई थी वो है प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर का निर्माण करना। मतलब कि जो मिनिमम लर्निंग लेवल है वो तय करना प्राथमिक स्तर पर। जैसे 1 से 5 में बच्चे अगर क्लास 1 में है तो कौन कौन से जो उद्देश्य की प्राप्ति हो जानी चाहिए, क्लास 2 में कौन कौन से उद्देश्य की प्राप्ति हो जानी चाहिए, इस पर उन्होंने मतलब कि इसमें सजेशन दिया गया था कि इस पर काम करना चाहिए। कि जैसे कि अगर मैं कहूँ कि क्लास 1 में जैसे अभी मिशन प्रेरणा चल रहा है, मिशन प्रेरणा में ये कहा गया है कि जैसे भाषा में क्लास 1 के बच्चे कम से कम 5 शब्द की पहचान कर लेंगे। हाँ, फिर उसके बाद क्लास 2 के बच्चे जो है वह 20 शब्द जो है 20 शब्द प्रति मिनट धारा प्रवाह पढ़ लेंगे। क्लास 3 के 30 शब्द प्रति मिनट धारा प्रवाह पढ़ लेंगे किसी अनुच्छेद से। तो इस तरीके का एक टारगेट दिया गया कि मतलब ये मिनिमम लर्निंग लेवल है। हाँ, और जैसे गणित में भी कि किस लेवल के बच्चे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। फिर मतलब कि क्लास 3 के बच्चे जैसे क्लास 2 के बच्चे नॉर्मल जो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, क्लास 3 के बच्चे जो है वो हासिल वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। फिर क्लास 4 के बच्चे हैं वह लगभग 75% अगर कहें कि गुणा कर लेंगे। क्लास 5 के बच्चे 75% भाग के प्रश्न कर लेंगे। ये सब क्या है, अगर मैं कहूँ कि ये सब जो है हम लोग एक ऑब्जेक्टिव हम लोग सोच ले रहे हैं कि इतना इतना हो जाना चाहिए। ये मिशन प्रेरणा का जो भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए हैं कि ये चीज़ें जो है उद्देश्य की प्राप्ति हो जानी चाहिए। तो वैसे ही मतलब कि उस समय 1986 में भी ये कहा गया था कि न्यूनतम अधिगम स्तर का निर्माण प्राथमिक विद्यालय का मतलब कि एक तरीके से विद्यालयों का के लिए बनाया जाए, तथा भाषा, गणित और पर्यावरण विज्ञान इन तीनों क्षेत्र पे फोकस रहे ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी भी जो उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षा में भाषा और गणित को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है। तो इसी से जो एक तरीके से मैंने आप लोगों का 1986 का जो भी पॉलिसी है वो एक तरीके से मैं समाप्त करती हूँ। तो पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को हर वर्ग तक कैसे शिक्षा पहुँचे वो बताया, और दूसरे पार्ट में किस तरीके से शिक्षा का पुनर्गठन हो वो मैंने बताया। और मेनली यही जो भी पॉइंट्स हैं यही इसमें थे। और आगे जो है मैं आप लोगों को यशपाल जो कमेटी है उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ विस्तार से चर्चा करूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को कुछ आज समझ में आया होगा, कुछ आप लोग को नॉलेज गेन हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में मिलते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।